नमस्कार। जय जोहार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ देश के मूल निवासी आदिवासी समाज से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि सभी जानते ही हैं कि आदिवासी समाज अपनी अलग और विशेष परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो इन्हें विशेष पहचान दिलाते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के गोंड जाति में किए जाने वाले मृत्यु संस्कार के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कंगला माझी जी की मौसेरी बहन स्वर्गीय श्रीमती दुलोबाई सलाम जी के मृत्यु संस्कार कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। बस्तर क्षेत्र में जब किसी आदिवासी गोंड जाति के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके अंतिम संस्कार के समय कुछ विशेष रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इन रीति रिवाजों में गांव और क्षेत्र के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता देखी जा सकती है, परंतु अधिकतर रीति रिवाज एक समान ही होते हैं। यहाँ अंतिम संस्कार 2 चरणों का होता है। पहले चरण को काठी कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद उसके मृत शरीर को मिट्टी देने यानी दफनाने की प्रक्रिया। दूसरे चरण को बड़े काम कहा जाता है, यानी अंतिम संस्कार से जुड़ी बाकी की विधियां पूर्ण करने की प्रक्रिया। काठी और बड़े काम के बीच कुछ समय का अंतराल रखा जाता है। यह कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का भी हो सकता है। यह अंतराल इसलिए रखा जाता है ताकि जो रिश्तेदार काठी में उपस्थित नहीं हो पाए थे, वे लोग बड़े काम के दिन अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें और मृतक के परिजनों को भी बड़े काम की तैयारियों के लिए समय मिल सके। काठी के दिन मृतक के परिजन मृतक के मृत शरीर पर कपड़े इत्यादि चढ़ाते हैं। फिर मृतक के पैर धुलवाकर उसकी आरती की जाती है। फिर उसे हल्दी का थोड़ा थोड़ा लेप लगाया जाता है। अंत में फिर से आरती की जाती है और फूल इत्यादि चढ़ाकर उसे घर से विदा किया जाता है। तत्पश्चात तय स्थान पर ले जाकर मृत शरीर को दफना दिया जाता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु किसी गंभीर बीमारी से हुई होती है, तो उसके शरीर को अग्नि भी दी जा सकती है, ताकि उसके शरीर पर लगी बीमारी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाए। मृत शरीर को दफनाते समय उसका सिर पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है और पैर पश्चिम दिशा की ओर, परंतु गोंड जाति के कुछ गोत्र वालों में सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर दिशा की ओर रखने का भी रिवाज है, परंतु ऐसा बहुत ही कम लोगों द्वारा किया जाता है। अधिकतर मामलों में सिर पूर्व दिशा की ओर और पैर पश्चिम दिशा की ओर ही रखा जाता है। काठी और बड़े काम के बीच जो समय खाली होता है, उस दौरान मृतक के मठ यानी समाधि के निर्माण का काम कर लिया जाता है। इस मठ को बनाने में मृतक के बेटी दमादों भांजों भतीजों का विशेष योगदान रहता है। उनके द्वारा मठ के निर्माण में आर्थिक सहयोग और श्रमदान दोनों दिया जाता है। काठी के अगले दिन धुमाल का नियम किया जाता है। यह नियम इसलिए किया जाता है ताकि मृतक की मृत्यु के बाद से अशुद्ध हुए गांव और घर का शुद्धिकरण किया जा सके और लोग अपने कामकाज फिर से शुरू कर सकें। घाट से नहाकर वापस आने के बाद घर के लोगों द्वारा सभी लोगों को तेल लगाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद बिस्तर छूने का नियम भी किया जाता है। इसके लिए एक पत्ते के दोने में मंद और सूखी छोटी मछली को रखा जाता है। फिर सब लोग बारी बारी से अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से उसे छूते हैं। इसे ही बिस्तर छूना कहा जाता है। महिलाओं द्वारा मृतक की आत्मा को बुलाने के लिए जो पारंपरिक गीत गाया जाता है, उसमें मुख्य रूप से मृतक की फूफू यानी बुआ का जिक्र किया जाता है। गोंड जाति में अपने भाई के बच्चों को बहू अथवा दामाद बनाने का पहला अधिकार बुआ का होता है और बुआ को सास का रूप माना जाता है। इसलिए
मृतक की बुआ को मृतक की सास मानकर उसी के नाम से गीत गाया जाता है। गीत में गांव के देवी देवताओं को जोहारा जाता है और फिर विवाह में जो जो नियम किए जाते हैं उन्हीं का चरणबद्ध ढंग से गीत में जिक्र किया जाता है। महिलाएं कुंडा के आसपास बैठकर गीत गाती हैं। बीच बीच में कुंडा में मंद यानी महुए की शराब का तर्पण भी किया जाता है और रात भर जागरण किया जाता है। मंद का गोंड जाति में होने वाले किसी भी दैविक अथवा सामाजिक कार्यों में विशेष महत्व होता है। देवी देवताओं में मंद का तर्पण किए बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। बड़े काम मुख्य रूप से 2 दिनों का होता है, परंतु कभी कभी यह 3 दिनों तक का भी हो सकता है। पहले दिन को बैठना कहा जाता है। इस दिन गांव के लोग और रिश्तेदार मृतक के घर पर एकत्रित होते हैं। चूँकि मृत्यु को व्यक्ति का अंतिम विवाह माना जाता है, इसलिए गोंड जाति में अंतिम संस्कार के नियम भी विवाह के नियमों से मिलते जुलते ही होते हैं। बैठने के दिन रात के समय मृतक का पुतला बनाया जाता है और उसे मृतक के कपड़े पहनाए जाते हैं। यदि मृतक महिला है तो उसके साथ उसके पति का पुतला भी बनाया जाता है और यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी का पुतला बनाया जाता है। यदि मृतक का पति या पत्नी जीवित होते हैं तब भी उनका पुतला बनाया जाता है। जब वर और वधू का पुतला तैयार हो जाता है तब विवाह से जुड़े नियम शुरू किए जाते हैं। नेग नियम संपन्न कराने के लिए एक पुजारी भी नियुक्त किया जाता है, जिसे गट्टा पुजारी कहा जाता है। यह व्यक्ति मृतक के भतीजे या भांजे लगने वाले लोगों में से ही चुना जाता है। जिस प्रकार गोंड रीति में विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को दोषी कहा जाता है, उसी प्रकार अंतिम संस्कार का नियम करवाने वाले व्यक्ति को गट्टा पुजारी कहा जाता है। सबसे पहले लड़की देखने का नियम किया जाता है। वहाँ उपस्थित लोग वर और वधू के गोत्र के अनुसार 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक पक्ष लड़की वाला बनता है और दूसरा पक्ष लड़के वाला बनता है। विवाह के समय लड़की देखते समय जिस प्रकार की बातचीत दोनों पक्षों द्वारा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से इस समय भी किया जाता है। हाजिर है हाजिर करनी लड़की देखने के नियम के बाद सत्ता पटाने का नियम किया जाता है, यानी वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के करीबी रिश्तेदारों को विवाह से जुड़े नेग देने का नियम। यह सब हो जाने के बाद वर और वधू के पुतलों को हल्दी चढ़ाने का नियम किया जाता है और फिर विवाह के जैसे ही मड़वा नाच का नियम किया जाता है, जिसमें वर और वधू के पुतलों को मंडप में नचाया जाता है। इसी दिन ही गांव की महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीत गाकर मृतक की आत्मा का आह्वान किया जाता है और उसे घर के अंदर जमीन पर रखे गए धान की छोटी सी ढेरी के ऊपर रखे मिट्टी के करसा में उतरने के लिए निवेदन किया जाता है। इस मिट्टी के करसा को कुंडा या कुड़ा कहा जाता है। करसा के ऊपर दिया जलाया जाता है और इसी करसे में मृतक की आत्मा को उतारा जाता है। अगले दिन
बड़े काम का दूसरा चरण शुरू होता है। इस दिन सुबह सबसे पहले तेल उतारने का नियम किया जाता है, यानी हल्दी के लेप को वर वधू के पुतले में ऊपर से नीचे की ओर लाते हुए लगाया जाता है। इस दिन मृतक की बहुएं और बेटियां चटाई बिछाकर एक ओर बैठ जाती हैं और विलाप करती हैं। फिर जो भी लोग बड़े काम में सम्मिलित होने उस दिन आते हैं, वे सबसे पहले इनके पास बैठकर मृतक की मृत्यु का दुख व्यक्त करते हैं। फिर वे अपने साथ लाए हुए चावल, दाल इत्यादि सामग्रियों को घर के भीतर बने भंडार कक्ष में रखवाने का नियम करते हैं। इसे सगा नींगने का नियम कहा जाता है। भंडार कक्ष के एक कोने में मृतक के नाम से मिट्टी का एक करसा दिया जलाकर रखा जाता है। जो भी व्यक्ति सगा नींगने का नियम करता है, वह इस करसे में मृतक के नाम से मंद का तर्पण भी करता है। बड़े काम के दिन ही मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का मुंडन किया जाता है, जिसमें बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक को शामिल किया जाता है। जब वर और वधू के पुतलों के तेल उतारने का नियम कर लिया जाता है, तब मृतक के नाम से रखे कुंडा को घर के भीतर से बाहर निकाला जाता है। घर की बहू उसे अपने सिर पर रखकर बाहर निकालती है। यदि मृतक की कोई बहू ना हो तो यह नियम मृतक की भांजी से भी करवाया जा सकता है। कुंडा को घर के आंगन में खड़ा किया जाता है और उसकी आरती उतारी जाती है। इसी समय नाते रिश्तेदार अपने साथ लाए हुए नए सूपे को उसके सामने रखते जाते हैं। गोंड जाति में किए जाने वाले मृत्यु संस्कार में चावल साफ करने के इस सूपे का विशेष महत्व होता है। इसे मृतक के अंतिम विवाह में बजाए जाने वाले मुख्य बाजे के रूप में माना जाता है। जब कुंडा की आरती कर ली जाती है, तब सूपे को परिवार की बेटियों में बांट दिया जाता है। फिर मठ की ओर जाने का नियम किया जाता है। परिवार की बहन बेटियां सूपा बजाते हुए और नृत्य करते हुए कुंडा की आगे आगे चलती हैं। पूरे बाजे गाजे के साथ यह नियम किया जाता है। इस दौरान मृतक की आत्मा घर की बहू अथवा बेटियों के शरीर पर आरूढ़ भी हो जाती है और वहां अपनी उपस्थिति का एहसास करवाती है। इस अवस्था को रीझना कहा जाता है। मृतक की आत्मा एक से अधिक लोगों पर भी रीझ सकती है। जिस पर आत्मा रीझती है, वह बिल्कुल वैसे ही बातें करना शुरू कर देता है जैसे कि मृत व्यक्ति अपने जीवित अवस्था में किया करता था। बाजे गाजे के साथ कुंडा को मठ की ओर ले जाया जाता है। मठ में जाते ही सभी लोग सबसे पहले मठ की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद राख सकेलने का नियम किया जाता है, यानी यदि मृतक के शरीर को जलाया गया है तो उसकी अस्थियों और चिता की राख को एकत्रित करने का नियम। यदि मृतक को दफनाया गया होता है, तब भी सांकेतिक रूप से यह नियम किया जाता है। इसमें महिलाएं मठ की परिक्रमा करते हुए यह नियम करती हैं। इसके बाद गट्टा पुजारी गोंडी परंपरा के अनुसार मठ के सामने पूजा करता है। गट्टा पुजारी मठ के आगे चावल के दाने रखता है और एक मुर्गी को उसके सामने खड़ा करता है। कहा जाता है कि यदि मुर्गी ने उस समय आसानी से दाना नहीं चबाया तो इसका मतलब यह है कि मृतक की मृत्यु साधारण रूप से नहीं हुई है, उसकी मृत्यु के पीछे जरूर कुछ कारण था। और यदि मुर्गी ने आसानी से दाना उठा लिया तो यह माना जाता है कि मृतक की मृत्यु साधारण रूप से हुई है और भगवान ने उतना ही दिन उसके भाग्य में लिखा था। दाना चबाने के बाद मुर्गी को मृतक के नाम से अर्पित कर दिया जाता है। अंत में नंद का दर्शन करके पूजा संपन्न कर दी जाती है। मठ की पूजा के बाद परिवार की बहुओं और बेटियों को मठ के पास बिठाया जाता है। फिर उनके द्वारा एक पत्ते की पुड़िया को जमीन से लगाते हुए इस प्रकार एक दूसरे को दिया जाता है कि पुड़िया के अंदर की सामग्री जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद श्रृंगार का नियम किया जाता है। मृतक के परिवार और गांव की जो भी महिलाएं रिश्ते में मृतक की बेटी लगती हैं, वे परिवार की बहुओं का मजाकिया ढंग से श्रृंगार करती हैं और उनके बालों में रिबन वगैरह बांधती हैं। जब बेटियां बहुओं का श्रृंगार कर लेती हैं, तब बहुएं भी बेटियों का उसी ढंग से श्रृंगार करती हैं।
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच खूब नोकझोंक व हंसी मजाक भी होता है। जब दोनों पक्षों के श्रृंगार का नियम हो जाता है तब कुछ श्रृंगार की सामग्री जैसे कंघी, दर्पण इत्यादि मट में भी चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद गुड़ी छाबने का नियम किया जाता है, यानी मट के निर्माण में बहुओं और बेटियों द्वारा सहयोग देने का नियम। क्योंकि कहीं कहीं मठ पहले से बना हुआ होता है, इसलिए घर परिवार व गांव की महिलाओं द्वारा मठ में चूना पोतकर ही इस नियम को संपन्न कर दिया जाता है। गुड़ी छाबने के नियम के बाद घर परिवार की महिलाओं द्वारा मृतक के परिवार के बेटों को चावल का टीका लगाया जाता है और उनकी आरती की जाती है। अंत में सभी लोगों द्वारा बारी बारी से मठ में मंद का तर्पण किया जाता है। इसके बाद कुंडा को लेकर गांव की नदी या तालाब के घाट की ओर प्रस्थान किया जाता है। कुंडा को बाजे गाजे के साथ घाट की ओर ले जाया जाता है। पुरुष अलग घाट में जाते हैं और महिलाएं अलग घाट में जाती हैं। कुंडा को घर की बहू सिर पर रखकर महिलाओं वाले घाट में ले जाती है। वहाँ कुंडा को घाट पर नदी या तालाब के किनारे रख दिया जाता है। फिर वहाँ जामुन की लकड़ियों से एक छोटा सा मंडप तैयार किया जाता है। कुंडा को मंडप के किनारे रख दिया जाता है। उसी के बगल में साजा के पत्तों के ऊपर लकड़ी का दातून मृतक के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद परिवार की महिलाओं द्वारा घाट पर उपस्थित सभी महिलाओं को लकड़ी के दातून, साबुन इत्यादि बांटे जाते हैं ताकि वे नहाने का नियम कर सकें। मठ के पास श्रृंगार के समय महिलाओं द्वारा जो रिबन एक दूसरे के बालों में बांधा गया था उसे खोला जाता है। महिलाएं बाल धोकर स्नान करती हैं और बारी बारी से कुंडा के पास रखे दातून और पत्तों पर 3 बार अपने हाथों से जल चढ़ाती हैं। फिर कुंडा में हल्दी चढ़ाती हैं और चावल का टीका लगाती हैं। साथ ही कुछ सिक्के भी चढ़ाती हैं। जब घाट पर गई सभी महिलाएं ऐसा कर लेती हैं तब अंत में कुंडा उठाने वाली बहू द्वारा अपने आंचल से मंडप को समेटकर पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। मंडप में पानी चढ़ाने का नियम पुरुषों वाले घाट में भी अलग से किया जाता है। मंडप को पानी में विसर्जित करने के बाद कुंडा को धोया जाता है और उसमें फिर से पानी भर दिया जाता है। मृतक और उसके पति अथवा पत्नी के नाम से बने पुतलों को भी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद जीव पकड़ने का नियम किया जाता है, यानी परिवार के सगे संबंधियों द्वारा नदी से सबसे पहले पकड़े गए किसी भी छोटे जीव को कुंडा में डालने का नियम किया जाता है। यह जीव मृतक की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जीव हर किसी के हाथ में नहीं आता, यह केवल उसी व्यक्ति के हाथ में आता है जिससे मृतक की आत्मा का सबसे अधिक जुड़ाव होता है। बड़े काम के अंत में इस जीव को यह कहते हुए छोड़ दिया जाता है कि अपना नया जीवन आराम से जीना। कभी कभी नदी से जीव पकड़ने की बजाय उस नाम से कुंडा में एक सिक्का डालकर इस नियम को संपन्न कर दिया जाता है। घर की बहू फिर से कुंडा को सिर पर रखकर वापस घर की ओर प्रस्थान करती है। घर वापसी के समय मृतक की आत्मा कुंडा के जरिए गांव में रहने वाले अपने प्रिय लोगों के घर के दरवाजे पर जाती है। उस घर के लोगों द्वारा कुंडा की आरती की जाती है और उस पर मंद का तर्पण करके उसकी अंतिम विदाई की जाती है। जब कुंडा वापस अपने घर के द्वार पर पहुंचता है तब घर में उपस्थित महिलाएं कुंडा उठाने वाले के पैर धुलवाती हैं और चावल का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। वहाँ से कुंडा को घर के बाहर एक स्थान पर रखने के लिए ले जाया जाता है। कुंडा रखने की जगह पर पहले धान का एक छोटा सा ढेर बनाया जाता है। फिर कुंडा को उस धान की परिक्रमा करवाई जाती है
और फिर कुंडा को उसी धान के ऊपर रख दिया जाता है और फिर उस पर मंद का तर्पण करके प्रणाम किया जाता है। उसके बाद कुंडा में मुर्गी चढ़ाई जाती है जिसे लाकंज कुकरी कहा जाता है। इसे केवल परिवार के मुख्य पुरुष सदस्य और मृतक के गोत्र वाले ही खा सकते हैं। इसके बाद पगबंदी का नियम किया जाता है। बड़े काम में सम्मिलित होने आए हुए लोग अपने साथ लाए हुए नए धोती या गमछे को पगड़ी के रूप में मृतक के परिवार के पुरुष सदस्यों के सिर पर बांधते हैं और उन्हें हल्दी चावल का टीका लगाते हैं। मृतक के परिजनों द्वारा इसके बदले में उन्हें निशानी के तौर पर कांसे के बर्तन, टोकरी, सूपा इत्यादि भेंट किया जाता है। इस भेंट के साथ ही थोड़ा सा धान भी भेंट स्वरूप दिया जाता है। पगबंदी के साथ साथ ही सिदेश का नियम भी किया जाता है। इसमें मृतक की फ़ोटो और उसकी जीवात्मा को रखे गए कुंडा को चावल का तिलक लगाया जाता है और कुछ पैसे भी चढ़ाए जाते हैं। यह सब संपन्न हो जाने पर कुंडा को फिर से उठाकर घर के द्वार पर लाया जाता है और साथ ही उस बर्तन को भी लाया जाता है जिसमें मृतक की आत्मा के लिए भोजन बनाया जा रहा था। मृतक को किसी दो राहे पर भोजन परोसा जाता है। कुंडा और बर्तन दोनों की आरती उतारकर अंत में उन्हें घर के बाहर किसी पेड़ के पास रख दिया जाता है। पगबंदी और सिदेश के बाद धूंसी निकालने का नियम किया जाता है। इसके अंतर्गत घर में बनी धान की कोठी से एक बोरी भर के धान निकाला जाता है। इस धान की बोरी को घर की बेटी सिर पर उठाकर घर से बाहर आंगन में निकालती है। घर की बहुओं द्वारा उसे तंग करने के उद्देश्य से मजाक में कभी कभी धान के साथ बड़े बड़े पत्थर भी धान की बोरी में भर दिए जाते हैं ताकि वह आसानी से धान की बोरी को ना उठा पाए। यह परिवार की बेटियों को दिया जाने वाला एक नेग होता है। इस धान को बेचकर परिवार की बेटियां पैसे को आपस में बांट लेती हैं। सबसे आखिर में बाजार का नियम किया जाता है। इसमें घर की बहू बेटियों द्वारा बाजार से खरीदारी करने का नियम किया जाता है। अंत में घर में आए हुए कुछ करीबी रिश्तेदारों को कपड़े इत्यादि भेंट करके विदा किया जाता है। कार्यक्रम में पारंपरिक बाजा बजाने वालों को भी नियम अनुसार नेग देकर विदा कर दिया जाता है और इस प्रकार बड़े काम को संपन्न किया जाता है। अगले दिन एकदम सुबह सुबह परिवार की बहन बेटियां भठरी का नियम करने गांव में निकल जाती हैं। इस नियम के अंतर्गत परिवार की बेटियां गांव में मृतक के गोत्र भाई लगने वाले लोगों के घरों में जाती हैं और उनसे दान मांगती हैं और जय गंगा गीत गाती हैं। उन्हें दान में धान और पैसे दिए जाते हैं। गांव से दान मांग लेने के बाद वे अंत में मृतक के घर के बेटी और बहुओं से दान मांगती हैं। घर की बहू उनके पैर धुलवाकर उनकी आरती उतारती है और उन्हें दान में धान और पैसे देती है। दान में मिले पैसों और धान को बेचकर मिले पैसों को आपस में बांट लिया जाता है। इसी दिन चिखला मूर का नियम भी किया जाता है। इस नियम में घर के देवी देवताओं को कोणी परंपरा के अनुसार सेवा पूजा दी जाती है। साथ ही झड़ती का नियम भी किया जाता है, यानी जब बाकी मेहमान चले जाते हैं तब गांव के लोगों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को अलग से विशेष भोजन करवाया जाता है। यदि मृतक कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो इस अवसर पर परिजन अपनी सामर्थ्य अनुसार अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनवाते हैं। क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी कर गया होता है, इसलिए परिजनों द्वारा हंसी खुशी से उसे अंतिम विदाई दी जाती है।